नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में अपना जो भाग थर्ड है उसमें चैप्टर नंबर 16 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने भाग 1 और भाग 2 दोनों में 5-5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो चैप्टर है वो मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड मतलब बालक का जो मानसिक विकास है उससे संबंधित है कि शिशुअवस्था में बालक का मानसिक विकास किस प्रकार का होना चाहिए या किस प्रकार का होता है, बाल्यावस्था में वो किस प्रकार का होता है और किशोरावस्था में वो किस प्रकार का होता है। तो सभी अवस्थाओं में बालक के मानसिक विकास का अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसकी भूमिका देख लेते हैं। भूमिका में लिखा है कि जन्म के समय शिशु का जो मस्तिष्क है वो पूर्णतया अविकसित होता है। जन्म के बाद में ही उसका जो मस्तिष्क है वो विकसित होता है। इसलिए कहा गया है कि बच्चे का जो मस्तिष्क है वो कोरा कागज होता है और वह अपने वातावरण एवं अपने आसपास के व्यक्तियों के बारे में वो कुछ भी नहीं समझता है। जैसे जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे उसके मस्तिष्क का विकास होता जाता है। मतलब जिस प्रकार बालक की आयु बढ़ती जाती है उसी प्रकार उसके मस्तिष्क का विकास धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वह वातावरण एवं व्यक्तियों के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यहाँ यह बता देना बहुत ज़रूरी है कि दो शिशुओं या बालकों के मानसिक विकास में समानता न होकर अंतर होता है। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी दो बालक मानसिक विकास में एक समान नहीं हो सकते। आकार, वजन इनमें एक समान हो सकते हैं मगर वो मानसिक विकास में एक समान नहीं हो सकते। इस संबंध में हरलोक महोदय ने लिखा है क्योंकि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं या फिर समान अनुभव नहीं होते, इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती। तो इसमें बताया गया कि दो बालक जो हैं वो मानसिक रूप से एक समान नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिशु अवस्था में जो मेंटल डेवलपमेंट है वो किस प्रकार का होता है। सोरेनसन महोदय के शब्दों में कि जैसे जैसे शिशु जो होता है वो प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में भी परिवर्तन होता जाता है। वो परिवर्तन किस समय कैसा होता है वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन है वो होगा जन्म के समय। वह पहले सप्ताह में मानसिक विकास में किस प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो जॉन लॉक के अनुसार नवजात जो शिशु होता है उसका मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। तो ये जो परिभाषा है ये बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जिस पर अनुभव लिखता है कि जो कोरा कागज होता है उस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार जो नवजात शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसका मस्तिष्क भी एक कोरे कागज के समान होता है। फिर भी शिशु जन्म के समय से ही कुछ कार्य जानता है कि वो जन्म के समय ही उन कार्यों को सीख कर आता है, जैसे छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना, आराम न मिलने पर रोकर कष्ट प्रकट करना और सहसा जोर की आवाज़ सुनकर कि बच्चा जब अचानक जोर की आवाज़ सुनता है तो वो चौंकता है। तो ये उसके स्वाभाविक कार्य हैं जो उनको सिखाए नहीं जाते बल्कि ये उसके जन्मजात कार्य होते हैं। फिर आता है दूसरा सप्ताह। शिशु प्रकाश, चमकीली और बड़े आकार की जो वस्तुएं हैं उनकी ओर ध्यान से देखता है। फिर आता है पहला माह। जैसे ही बच्चा पहले महीने का हो जाता है, 1 महीने का, तब शिशु कष्ट या भूख का अनुभव होने पर विभिन्न प्रकार से वो
चिल्लाता है। भूख का अनुभव होगा तो वो और किसी प्रकार से चिल्लाएगा। कष्ट का अनुभव होगा तो उसकी चिल्लाहट की जो आवाज़ है वो दूसरी हो जाती है। और हाथ में दी जाने वाली वस्तु को वो पकड़ने की भी चेष्टा करने लगता है। फिर उसकी आयु में वृद्धि होती है और वो दूसरे माह में पहुंच जाता है। दूसरे माह में शिशु आवाज़ सुनने के लिए सिर घुमाता है और सब स्वरों की जो ध्वनियाँ हैं वो उत्पन्न करने लगता है और सभी वस्तुओं की ओर वो अधिक ध्यान से देखना शुरू करता है। ये सभी क्रियाएं वो दूसरे वर्ष में करता है। दूसरे महीने में फिर चौथे महीने में क्या करता है, शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है और कोई भी वस्तु अगर उसको दी जाती है तो वो दोनों हाथों से उसको पकड़ता है और जो खिलौने खोए हुए हैं उन खिलौनों को वो खोजने का प्रयास करता है। फिर जैसे ही वो छठे माह में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि शिशु जो सुनी हुई आवाज़ है उसका अनुकरण करने लगता है और अपना नाम भी वो समझने लगता है। इसी के साथ प्रेम और क्रोध में अंतर करना भी वो छठे महीने में सीख जाता है। तो क्रोध और प्रेम में अंतर करना बच्चा सीख जाता है 6 महीने का होने पर। फिर जैसे ही उसमें वृद्धि होती है वो 8वें माह में पहुंचता है तो क्या होता है कि शिशु जो है वो अपनी पसंद का खिलौना चुनने का प्रयास करता है और दूसरे बच्चों के साथ खेलने में भी उसे बड़ा आनंद मिलता है। फिर जैसे ही वो 10वें महीने में प्रवेश करता है तो क्या होता है, शिशु जो होता है वो विभिन्न प्रकार की आवाज़ों और दूसरे शिशुओं की गतियों का अनुकरण करने लगता है एवं अपना खिलौना छीने जाने पर वो विरोध भी प्रकट करने लगता है। और जैसे ही शिशु जो है वो पहले वर्ष में पहुंचता है तब क्या होता है, शिशु 4 शब्द बोलना शुरू कर देता है और दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का वो अनुकरण करने लगता है। और फिर जैसे ही वो दूसरे वर्ष में प्रवेश करता है तो 2 शब्दों के वाक्यों का प्रयोग करना वो शुरू करता है। वर्ष के अंत तक उसके पास 100 से 200 तक के शब्दों का भंडार हो जाता है। और फिर जैसे ही वो तीसरे वर्ष में प्रवेश करता है तो क्या होता है, तीसरे वर्ष में शिशु को जब उसके नाम से पुकारा जाता है तो वो अपना नाम भी बता सकता है कि उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या नाम है तो वो अपना नाम बता सकता है और सीधी या लंबी रेखा देखकर वैसी ही रेखा खींचने का वो प्रयास करता है। वो चौथे वर्ष में प्रवेश करता है तो शिशु 4 तक गिनती गिन लेता है और छोटी बड़ी रेखाओं में उसे अंतर जान जाता है। अक्षर लिखना वो शुरू कर देता है और वस्तुओं को क्रम में वो रखता है, जैसे छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी। और जैसे ही वो 5वें महीने में पहुंच जाता, 5वें वर्ष में पहुंच जाता, शिशु हल्की और भारी वस्तुओं एवं विभिन्न प्रकार के रंगों में अंतर करना वो 5वें वर्ष में सीख जाता है और वह अपना नाम भी लिखना शुरू कर देता है। संयुक्त और जटिल वाक्य बोलना शुरू करता है एवं इसी के साथ 10 एवं 11 शब्दों के वाक्यों को दोहराने लगता है। फिर आता है बाल्यावस्था में मानसिक विकास। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। उसमें रुचि, जिज्ञासा, चिंतन, निर्णय, स्मरण और समस्या समाधान के गुणों का पर्याप्त विकास हो जाता है। कि जैसे वो 6 वर्ष का हो जाता है तो उसमें रुचि, जिज्ञासा, निर्णय, चिंतन, स्मरण और समस्या समाधान जैसे गुण उसमें प्रकट हो जाते हैं।
विभिन्न आयु में वह अपने इन गुणों का निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शन करता है। जैसे वो 6वें वर्ष में पहुंचता है तब क्या होता है, बालक बिना हिचके हुए, मतलब बिना बीच में डटे रुके हुए 13 से 14 तक की गिनती वो सुना सकता है। सरल प्रश्नों के उत्तर वो दे सकता है और शरीर के विभिन्न अंगों के नाम भी वो बता सकता है। और यदि कोई चित्र उसको दिखाया जाए तो वह उस चित्र में बनी हुई वस्तुओं का वर्णन कर सकता है कि इस चित्र में क्या बने हुए, और उस चित्र में समानताएं एवं असमानताएं भी वो बता सकता है। फिर जैसे ही वो 7वें वर्ष में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि बालक में दो वस्तुओं में अंतर करने की शक्ति का विकास 7वें वर्ष में हो जाता है। वह लकड़ी और कोयला, जहाज और मोटर कार में अंतर बता सकता है कि लकड़ी क्या होती है, कोयला कैसे बनता है, जहाज और मोटर कार में क्या अंतर है, तो वो 7वें वर्ष में बता सकता है। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन, जटिल वाक्यों का प्रयोग और साधारण समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करने लगता है। फिर जैसे ही वो 8वें वर्ष में प्रवेश करता है तो बालक में छोटी कहानियाँ और कविताओं को अच्छी तरह दोहराने, 16 शब्दों के वाक्यों को बिना गलती किए हुए बोलने एवं परी की कहानी पर 5 या 6 प्रश्नों के उत्तर देने और प्रतिदिन की साधारण समस्या का समाधान करने की योग्यता उसे 8वें वर्ष में विकसित हो जाती है। फिर जैसे वो 9वें वर्ष में प्रवेश करता है तो क्या होता है, जैसे वो 9वें वर्ष में प्रवेश करता है तो बालक को दिन, समय, तारीख, वर्ष और सिक्कों का ज्ञान उसे होता है और वह 5 से 6 तुकांत शब्दों को बताने और 6-7 शब्दों को उल्टे क्रम में दोहराने में वो सफल हो जाता है। तुकांत शब्द वो होते हैं जिनके अंत में तुक मिलती है। जैसे राम अंतिम मैं है, वैसे ही श्याम में भी अंतिम मैं है। वह सामान्य शब्दों का प्रयोग करने लगता है और देखी हुई फिल्म की 60% कहानी वो हमें सुना सकता है। और फिर जैसे ही वो 10वें वर्ष में प्रवेश करता है तो बालक 3 मिनट में 60 से 70 शब्द बोल सकता है और छोटे छोटे जो कहानियाँ हैं उनको याद करके भी वो सुना सकता है। उसे दैनिक जीवन के नियमों, परंपराओं, सूचनाओं आदि का थोड़ा बहुत ज्ञान उसे अच्छा खासा ज्ञान हो जाता है। मतलब जैसे ही आदि का थोड़ा बहुत ज्ञान उसे प्रवेश हो जाता है। और तब क्या होता है, बालक में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है और वह दो वस्तुओं में समानता और दो वस्तुओं में असमानता को प्रकट कर सकता है। वह पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों का निरीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। और जैसे मतलब वो 12वें वर्ष में प्रवेश करता है तो बालक फिर जैसे ही वो 12वें वर्ष में प्रवेश करता है तो बालक में तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का अधिकतम विकास हो जाता है। उसमें कठिन शब्दों की व्याख्या करने और साधारण जो बातें होती हैं उसके कारण बताने की योग्यता उसमें विकसित हो जाती है। और वह देखी हुई जो फिल्म है उसकी 75% बातें, मतलब उसकी 75% कहानी वो सुनाने में सक्षम होता है। फिर आता है मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। वुडवर्थ का कथन है कि मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। हम इस
विकास से संबंधित मुख्य अंगों पर प्रकाश डाल रहे हैं। इसमें पहला है बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में हो जाता है। किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे अधिकतम विकास हो जाता है। यह विकास हरमन के अनुसार 15 वर्ष में, जोन्स एंड कॉनरेड के अनुसार यह 16 वर्ष में और स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्ष बुद्धि के विकास में माने हैं। फिर है मानसिक स्वतंत्रता। किशोर के मानसिक विकास का एक मुख्य लक्षण है उसकी मानसिक स्वतंत्रता। वह रूढ़ियों, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों और जो प्राचीन परंपराएं हैं उनको अस्वीकार करते हुए स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का वो प्रयास करता है। फिर अगला है मानसिक योग्यताएं। किशोर की मानसिक योग्यताओं का स्वरूप जो होता है वो निश्चित होता है। उसमें सोचने, समझने, विचार करने और समस्या का समाधान करने की योग्यताएं उत्पन्न हो जाती हैं। एलिस प्रो के उत्पन्न हो जाती है, पर वह प्रौढ़ों के समान उनका प्रयोग नहीं कर पाता। अगला बिंदु है ध्यान। किशोर में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास हो जाता है। वह किसी विषय या वस्तु पर अपने ध्यान को बहुत देर केंद्रित रख सकता है। अगला है चिंतन शक्ति। किशोर में जो चिंतन मतलब थिंकिंग होती है वो करने की शक्ति होती है। इस चिंतन की सहायता से वो विभिन्न प्रश्नों और विभिन्न समस्याओं का हल खोजता है, पर उसके हल जो हैं वो साधारणतः गलत ही उसके मन में जो चिंतन होता है वो ज़्यादातर क्या होता है गलत होता है। इसका कारण बताते हुए एलिस क्रो ने लिखा है कि किशोर का चिंतन बहुधा शक्तिशाली, पक्षपाती और पूर्व निर्णयों से वो प्रभावित रहता है। फिर है तर्क शक्ति। किशोर में जो तर्क करने की शक्ति है उसका सबसे अधिक विकास हो जाता है। तर्क किए बिना वह किसी बात को नहीं होता। तर्क करने पर ही वो बात को ही मानता है। फिर है कल्पना। किशोर वास्तविक जगत में रहते हुए भी कल्पना के संसार में वो विचरण करने लगता है। कल्पना के बाहुल्य के कारण उसमें दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति होती है वो पैदा हो जाती है। कुछ किशोर अपनी कल्पना शक्ति को कला, संगीत, साहित्य, रचनात्मक कार्यों के द्वारा प्रकट करते हैं। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में जो कल्पना शक्ति है वो ज़्यादातर पाई जाती है। फिर है रुचियों की विविधता। अवस्था में रुचियों का विकास बहुत तेज गति से होता है। बालकों और बालिकाओं में कुछ रुचियां समान होती हैं और कुछ अलग होते हैं। जैसे समान रुचियां कौन सी होती हैं तो उसमें है भावी जीवन और भावी व्यवसाय में रुचि, सिनेमा देखने, रेडियो सुनने और प्रेम साहित्य पढ़ने में रुचि उनमें उत्पन्न हो जाती है। ये तो समान रुचियां हैं। और अलग अलग रुचियां जो हैं वो बालकों को स्वस्थ बनने और बालिकाओं को सुंदर बनने की रुचि, बालकों में खेलकूद की और बालिकाओं में संगीत, नृत्य, नाटक में रुचि और बालक बालिकाओं की एक दूसरे में रुचि, ये अलग अलग रुचियां उनकी होती हैं। फिर है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो क्रो महोदय ने लिखा है कि विभिन्न कारक मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुगत, नाड़ीमंडल की रचना संभावित विकास की गति और सीमा को निश्चित करती है। कुछ अन्य भौतिक दशाएं या व्यक्तिगत और वातावरण संबंधी कारक मानसिक प्रगति को
तीव्र या मंद कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं वो कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले आता है वंशानुक्रम। थोर्नडाइक एंड स्क्वेंजर महोदय ने अपने अध्ययनों द्वारा ये सिद्ध किया है कि बालक वंशानुक्रम में कुछ मानसिक गुण और योग्यताएं प्राप्त करता है जिनमें वातावरण किसी प्रकार का अंतर नहीं कर सकता। इसी विचार का समर्थन करते हुए गेट्स व अन्य ने लिखा है कि किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता जितना कि उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। फिर आता है परिवार का वातावरण। परिवार के वातावरण का बालक के मानसिक विकास में घनिष्ठ संबंध होता है। दुखद और कलहपूर्ण वातावरण में बालक का उतना मानसिक विकास होना संभव नहीं है जितना कि सुखद और शांत वातावरण में होता है। इस संबंध में कुप्पुस्वामी का मत है कि एक अच्छा परिवार जिसमें माता पिता के अच्छे संबंध, जिसमें वे अपने बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं को समझते हैं वो एवं जिसमें आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण होता है, प्रत्येक सदस्य के मानसिक विकास में अत्यधिक योग देता है। फिर है परिवारों की सामाजिक स्थिति। उच्च सामाजिक स्थिति के परिवार के बालक का मानसिक विकास ज़्यादा होता है। इसका कारण यह है कि उसको मानसिक विकास के सारे साधन उपलब्ध होते हैं। वे निम्न सामाजिक जो परिवार हैं उनके बालकों में दुर्लभ होते हैं। इसकी पुष्टि करते हुए स्ट्रिंग महोदय ने लिखा है कि उच्च सामाजिक स्थिति वाले परिवार के बच्चे बुद्धि की मौखिक और लिखित परीक्षाओं में स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ माने जाते हैं। फिर है परिवार की आर्थिक स्थिति। ट्रुमन ने अपने परीक्षणों के आधार पर बताया है कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो दरिद्र क्षेत्रों से आने वाले के बजाय अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से अधिक आते हैं। इसका कारण यह है कि इन बालकों की कुछ विशेष सुविधाएं इनको प्राप्त होती हैं, जैसे उचित भोजन, उपचार के पर्याप्त साधन, उत्तम शैक्षणिक अवसर, आर्थिक कष्ट से सुरक्षा। अगला बिंदु है माता पिता की शिक्षा। अशिक्षित माता पिता की अपेक्षा जो शिक्षित माता पिता होते हैं उनका बालक के मानसिक विकास पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। स्ट्रिंग महोदय का कथन है कि माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता के से निश्चित रूप से वो संबंधित होती है। अगला बिंदु है उचित प्रकार की शिक्षा। बालक के मानसिक विकास के लिए उचित प्रकार की शिक्षा बहुत आवश्यक है। ऐसी शिक्षा ही उसके मानसिक गुणों और शक्तियों का विकास करती है। अरस्तु महोदय का यह कथन पूरी तरीके से सत्य है कि शिक्षा जो है वो मनुष्य की शक्ति का, विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। अगला बिंदु है विद्यालय। अच्छा विद्यालय बालक के मानसिक विकास का वास्तविक और महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। कुप्पुस्वामी ने लिखा है कि अच्छा विद्यालय ऐसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है जो छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न क्रियाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसा विद्यालय स्वस्थ मानसिक विकास का एक वास्तविक कारक माना जाता है। फिर आता है शिक्षक। बालक के मानसिक विकास में शिक्षक का स्थान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यदि वह बालक के प्रति प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करता है और यदि वह उचित शिक्षण विधियों एवं उचित शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है तो बालक का मानसिक विकास होना भी स्वाभाविक माना जाता है। और जब वो इसके विपरीत होता है तो वो मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। अगला है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो मानसिक जाता है। निर्बल और अस्वस्थ बालक की अपेक्षा जो सबल और स्वस्थ बालक होते हैं वो अधिक परिश्रम करके अपने मानसिक विकास की गति और सीमा को बढ़ा
देते हैं। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य पर अति प्राचीन काल से बल दिया जा रहा है। अरस्तु का एक कथन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगला बिंदु है समाज। प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी समाज में होता है। वही समाज उसके मानसिक विकास की गति और सीमा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि समाज के अच्छे विद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, बाल भवनों, मनोरंजन के साधनों आदि की उत्तम व्यवस्था है तो बालक का मस्तिष्क अविराम मतलब बिना रुके गति से विकसित होता चला जाता है। फिर है उपसंहार कि जो भी पढ़ा है उसका निष्कर्ष। हमने यहाँ बालक के मानसिक विकास के क्रम का जो वर्णन किया है उसका ज्ञान शिक्षक के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसकी पुष्टि में हम सोरेनसन के कथन लेते हैं कि शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से अध्यापक मानसिक विकास के क्रम के ज्ञान को अपने हित में प्रयोग कर सकता है। वह पाठ्यक्रम और शिक्षण को छात्र की सीखने की योग्यता या मानसिक क्षमता के अनुकूल बना सकता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।